हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग जीके और साइंस के साथ ही साथ कुछ हिंदी के भी और कुछ अंग्रेजी के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप पूरा लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं, और सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। अब बहुत ही कम समय बच गया है, 1-2 दिन का समय और शेष रह गया है। जिनका 1 तारीख को पेपर है वो लोग सभी वीडियोज़ को एक बार देख लीजिए जो हमने कराया हुआ है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस तरह से आपका बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है, और पूरा सेशन जब लगा लीजिएगा तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और देखिए डेली शाम में फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट बिहार पुलिस के लिए चलाया जाता है। तो अगर आपने अब तक सभी मॉक टेस्ट को नहीं लगाया है, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को अब तक नहीं लगाया है, तो एक बार लगा लीजिएगा। कम समय में आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, पंचायत समिति की कार्य अवधि 5 वर्षों की होती है। इसकी पहली बैठक से अगले 5 वर्षों तक कार्य अवधि होती है, और पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने बीच में से 2 सदस्यों को प्रमुख और उप प्रमुख के रूप में चुनते हैं। ऑप्शन इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। क्लियर है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अच्छा, विधानसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए, लोकसभा के सदस्य भी 5 वर्ष के लिए, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए। आगे आपको प्रश्न मिलेगा अभी, ठीक है। और विधान परिषद के भी सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न मिलेगी आपको कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। चलिए बताइए, देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन होती है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। अगर प्रश्न पूछता है कि राज्यसभा की कार्य अवधि, तो राज्यसभा की कोई कार्य अवधि नहीं होती है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और उन सदस्यों में से 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सफ्रागेट्स मूवमेंट जो है यह किस देश में चलाया गया था, बताइए। तो देखिए, सफ्रागेट मूवमेंट्स का उदय यूनाइटेड किंगडम में 20वीं शताब्दी में हुआ था, जब महिलाओं ने मताधिकार की मांग किया था। तो राइट आंसर इसका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। क्लियर, सफ्रागेट्स मूवमेंट जो है यह किससे संबंधित है। तो महिलाओं के मताधिकार से संबंधित है। क्लियर है, याद रखिएगा, प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है। चलिए और देखिए 2010 से लेकर के 2023 तक में जितने भी बिहार पुलिस में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने उनको कवर करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो फटाफट देख लीजिए। अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, महज 1-2 दिन का समय है, और अगर आप इन वीडियोज़ को देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। चलिए बताइएगा किसके साथ इसमें से संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से भी थे, संविधान निर्माण प्रक्रिया से भी संबंधित थे। क्लियर, तो ये आपको याद होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली के नेतृत्व में किया गया था। क्लियर है, सब कुछ ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नस्लवाद का अर्थ होता है। नस्लवाद का क्या अर्थ होता है। नस्लवाद दरअसल क्या है।
तो देखिए नस्लवाद ये अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो है चलाई गई थी। 1948 में जो है वहाँ पर गोरे लोग और काले लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू किया गया था, जिसको कि रंगभेद नीति कहा गया। और बाद में 1994 में जो है नेल्सन मंडेला के संघर्ष से इसको समाप्त किया गया था। तो ये आपका रंगभेद हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला, इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ इन्होंने आजीवन संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कूट में से नीचे आंसर आपको चुन करके बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए तो देखिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आपको करना क्या चाहिए, तो बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, बिल्कुल सही है। सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए। और देखिए नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट और रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार ये नहीं है, शिक्षित को भी होना चाहिए और जो अशिक्षित हैं उनको भी मतदान का अधिकार लोकतंत्र में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चलिए इसी तरह का प्रश्न बिहार पुलिस में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि 60 डिग्री के कोण पर आनत 2 समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। चलिए बताइएगा, तब बनने वाले जो प्रतिबिंब है इसकी संख्या क्या होगी। सभी लोग इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट करिएगा। अच्छा लेवल का प्रश्न है, क्लियर। चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं तो उनके बीच स्थित किसी वस्तु का बिंब यानी कि उनका प्रतिबिंब दोनों दर्पणों द्वारा बनता है और फिर इन बिंबों से और भी अनेक प्रतिबिंब पुनरावृत्त परावर्तनों के द्वारा बनते हैं। तो इस तरह से बिंबों की संख्या अगर हम निकालने की बात करें तो ये 360 बटा थीटा होता है और -1 होगा। थीटा यहाँ पर जितना एंगल दिया गया है तो यहाँ पर देखिए 360 एंगल यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है और -1 तो 0 से 0, 6 छक्के 36 यानी कि 6 में से 1 जाएगा तो राइट आंसर इसका यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 इनका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का इसमें से समूह कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि अगर लड़का कहें तो पूरा लड़का का बोध होता है, जितने भी इस ब्रह्मांड में लड़का हैं। लड़की, नागरिक, आदमी, कार, कुर्सी, मेज, शिक्षक, ये सारे जातिवाचक संज्ञा हैं। तो यहाँ पर देखिए लड़का, नागरिक, कार, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग मेरे भाई बहन आंसर कमेंट करते चलिएगा, ठीक है, सही आंसर सबको कमेंट करना है। चलिए बताइए लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था। तो फ्रेंड्स यह कहा था किसने, तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने कहा था, क्लियर। अच्छा, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था उसका मसौदा किसने तैयार किया था, तो थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 4 जुलाई 1776 को मिली थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था, तो बोस्टन टी पार्टी था। बोस्टन टी पार्टी था, क्लियर। ये सब ध्यान रखिएगा, प्रश्न इसी तरह से बनता है। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। अच्छा, अब ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर कि अब जो है देश में राष्ट्रीय जो राजनीतिक पार्टी हैं वो अब 6 हो गई हैं। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं भारतवर्ष में, तो 6 पार्टी हैं। कौन कौन सी हैं, तो एक तो भारतीय जनता पार्टी हो गया, दूसरा कांग्रेस हो गया, तीसरा बहुजन समाज पार्टी हो गया, चौथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी हो गया, पांचवा नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया और छठा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। और कुछ पार्टियां थीं जिससे कि राजनीतिक दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो वर्तमान में 6 है और बहुजन समाजवाद पार्टी इसमें से जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, क्लियर है। चलिए
अगला प्रश्न कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय शांति रक्षा सेना जो है, भारतीय सेना, ये भेजा था किस प्रधानमंत्री ने? तो देखिए 1987 से लेकर के 1987 से 1990 के मध्य श्रीलंका में शांति स्थापना ऑपरेशन को क्रियान्वित करने के लिए यह भेजा था किसने? तो फ्रेंड्स यह भेजा था राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी राइट आंसर हो जाएगा। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? एक बार सभी लोग फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन जनतंत्र पर उनकी सोच को गांधी जी और विनोबा भावे के अलावा एम.एन. रॉय के विचारों का भी प्रभाव था। तो ये आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए, भारत एक किस प्रकार का राष्ट्र है? भारत एक किस प्रकार का राष्ट्र है? जितने भी वीडियोस हमने बिहार पुलिस के लिए कवर किया हुआ है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बताइए, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन आपको याद होगा 1976 1976 में हुआ था, जिसमें उद्देशिका में संशोधन किया गया था और प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। याद रखिएगा, बड़ा ही अहम है 42वां संविधान संशोधन। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट सहित आपको याद रखना है, 13 अप्रैल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमृतसर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अमृतसर में हुआ था। बड़ा ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर ही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह घटना जो है किसका परिणाम है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह घटना किसका परिणाम है? तो फ्रेंड्स देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह घटना जो है यह परिणाम है बोस्टन टी पार्टी का। बोस्टन टी पार्टी में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और यही बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण थी, आपको याद भी होगा। चलिए, तो ये आपका प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इंग्लैंड में जो है अमेरिकी उपनिवेश पर प्रत्यक्ष कर लगाने के लिए जो है एक बिल पास किया गया था और इसी के विरोध में यह किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि संसद के 2 सदन के मध्य समय अंतराल कितना नहीं होना चाहिए? चलिए ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर सबको बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान कर, चलिए अब यहाँ पर मिलान करेंगे। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ पर्वतीय स्थल है, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा बना लीजिए आप पश्चिम बंगाल, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर पश्चिम बंगाल बना लीजिए। ठीक है, अब चलिए अब आसानी से आप मिला लेंगे। पश्चिम बंगाल यहाँ पर सभी लोग बना लेंगे। उत्तराखंड आपका मसूरी हो जाएगा, यानी कि 3 पहला का। असम का आपका हैफलॉन्ग हो जाएगा, असम का हैफलॉन्ग, तो आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है यह कालिंगपोंग, कालिंगपोंग यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दार्जिलिंग के निकट पड़ता है, जलपाईगुड़ी के समीप आता है। और बांग्लादेश का यहाँ पर देखिए चिटगांव हो जाएगा। तो ये आपका 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इस तरह से सही मिलान ऑप्शन 1 हो जाएगा, 3, 4, सी का 2 और डी का 1, जो कि यहाँ पर हमने मिलाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 243(b)(1) प्रत्येक राज्य में एक पंचायत के गठन का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद में पंचायत का स्तर जो संदर्भित किया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243(b)(1) है ना, इसमें वर्णन किया गया है कि देश के प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। और अनुच्छेद 243(b)(2) में वर्णन किया गया है कि 20 लाख से कम की आबादी वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन
नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर। 243(1) में वर्णन किया गया कि देश के प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। और 243(b)(2) में यह वर्णन किया गया है कि 20 लाख से कम की आबादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। ऑप्शन इसका चूँकि 243(b)(1) है तो मध्यवर्ती स्तर पर भी इसमें है। चलो उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? एकदम हूबहू बिहार पुलिस वाला पैटर्न है। चलिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु का है। अरस्तु की एक पुस्तक है पॉलिटिक्स। इनकी एक पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स में ही इन्होंने, अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उनके अनुसार किसी व्यक्ति से पहले समाज आता है, ठीक है। तो ये आपका अरस्तु हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? अली अकबर खान, ठीक है, अली अकबर खान इनका पूरा नाम है। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अच्छा, अमजद अली खान कौन सा बजाते हैं? अमजद अली खान तो सरोद बजाते हैं। सेम वही अली अकबर खान भी सरोद बजाते हैं, ठीक है। किसके शासनकाल के दौरान वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा किया था? वैसे तो आपको याद होगा कि वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि किसके शासनकाल के दौरान वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा किया था। चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, चीनी यात्री था हेनस्वांग। ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजवंश की यात्रा किया था और वह पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति और प्रशासनिक कार्यकुशलता से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था और उसने अपने विवरणों में हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की विजय का भी वर्णन किया है। तो ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को ध्यान से पढ़िएगा कि स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? चलिए बताइएगा, इसमें से क्या प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत? तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। किस प्रकार से? तो देखिए, जब किसी भी दल या दल समूह को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, वैसे व्यक्ति को जो राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है। और यह राष्ट्रपति के विवेकाधिकार यानी कि स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत आता है। इसलिए यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छे लेवल के प्रश्न इसमें हैं, कुछ आसान भी हैं, कुछ टफ भी हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है यह स्पष्ट पढ़ी नहीं गई है, यह जो है यह अज्ञात लिपि है। ऑप्शन इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने कौन सी इसमें से साहित्यिक कृति लिखी है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसमें से देखिए अमुक्त मल्याद हो जाएगा। अमुक्त मल्याद इस तरह से आपने पढ़ा होगा, अमुक्त मल्याद, ठीक है ना। ये कृष्णदेव राय की रचना है, याद रखिएगा, अमुक्त मल्याद यह कृष्णदेव राय की रचना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सत्याग्रह के 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? पहले पूरा आंसर देख लीजिए। चलिए, सत्याग्रह के 3 स्वरूप प्रमुख जो हैं वो कौन कौन से हैं? सत्याग्रह के 3 स्वरूप हैं, असहयोग, सविनय और बहिष्कार, ठीक है। तो असहयोग, सविनय और बहिष्कार यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इन तीनों स्वरूपों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल किया था। पहला उनका सत्याग्रह जो है यह आपका चंपारण सत्याग्रह है भारत में, जो कि 1917 में हुआ था। चलिए, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। 3 प्रकार के आपातकाल हैं जो आर्टिकल 352 में है, 356 में है और 360 में है। अब यहाँ पर देखिएगा, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो कि भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी की चित्राकृति लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है? ये लॉर्ड्स का मैदान जो है ये इंग्लैंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस भारतीय खिलाड़ी का, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कपिल देव हो जाएगा, कपिल देव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? ग्रैंड कैनियन जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य के कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित एक घाटी है, ठीक है, कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित यह एक घाटी है। इस घाटी में हजारों साल से अमेरिका के मूल निवासी रहते हैं। तो यह आपका कोलोराडो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो कोलोराडो कहाँ पर? तो अमेरिका में। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था कब? तो सन 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। और उस समय भारत में अकबर का शासन था, मुगल सम्राट उस समय अकबर था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा उस समय अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? कौन सी घटनाएं, या घटना बना लीजिए, घटना ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं घटी थी लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में जो आपको फेमस याद आ रहा होगा वो बंगाल का विभाजन है, जो कि 1905 में हुआ था, ठीक है ना। दूसरा दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था इसी के समय, पुरातत्व विभाग की भी स्थापना किया था इसने, ठीक है, और विश्वविद्यालय अधिनियम भी इसी के समय पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था 1885 में, तो ये नहीं हुआ था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चलिए, आतंक का राज फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के बाद हुई हिंसा का एक दौर था, जिसमें प्रतिद्वंदी राजनीतिक गुटों के बीच संघर्ष हुआ और क्रांति के दुश्मनों को सामूहिक फांसी दी गई थी। रोबेस्पियर नामक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिज्ञ ने आतंक के शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राइट आंसर रोबेस्पियर हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त होती है क्या कहलाती है? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए, निक्षालन की प्रक्रिया से अर्थ है कि मृदा में रिसते हुए पानी द्वारा घुलनशील तत्वों का नीचे की परत की ओर स्थानांतरण, और इस प्रक्रम के अंतर्गत जो मिट्टी बनी होती है उनकी उर्वरता कम होती है। लेटराइट मिट्टी में निक्षालन देखने को मिलता है, लेटराइट मिट्टी में, ठीक है ना, तो ये लेटराइट राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? जल संवर्धन, इसको अंग्रेजी में हाइड्रोपोनिक कहा जाता है, यानी कि बिना मिट्टी के पौधे उगाने की प्रक्रिया जो है वो हाइड्रोपोनिक कहलाती है, जल संवर्धन कहलाती है। और इसमें पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जल की, वायु की, प्रकाश की, इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया जाता है? संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं इसके लिए, तो देखिए जितने भी संकटग्रस्त प्रजाति हैं ना उनको रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया जाता है। रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा जो है यह प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका लाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? भारत में करेंसी नोट का मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन करता है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत में 4 स्थान पर बैंक नोट मुद्रित किए जाते हैं। एक तो आपका हो गया करेंसी नोट प्रेस नासिक, बैंक नोट प्रेस देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके बाद भारतीय नोट मुद्रा निगम सालबोनी पश्चिम बंगाल में, और भारतीय नोट मुद्रा निगम मैसूर कर्नाटक में। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रेस नासिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? एक तरफ संगठन है, एक तरफ मुख्यालय है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिए, इंटरपोल का लियोन में है, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ बर्न में है, बर्न स्विट्जरलैंड में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का रोम में है, इटली में है। और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का
लंदन में नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। ठीक है ना, तो ये वाला गलत दिया गया है, ये सही ढंग से सुमेलित नहीं है। लंदन नहीं होगा, ये कनाडा होगा, मॉन्ट्रियल। ठीक है, देखिए द स्टेट ऑफ द नेशन बुक है, यह किसने लिखा है, द स्टेट ऑफ द नेशन बुक रिटन बाई, बताइए यह पुस्तक किसने लिखा है, तो इसको पुस्तक लिखा है फली एस नरीमन ने। ठीक है ना, फली एस नरीमन ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसको नहीं मिला था, जरा बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा विंस्टन चर्चिल को नहीं मिला था, शांति के क्षेत्र में विंस्टन चर्चिल को नहीं दिया गया था। हालांकि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन 1953 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विंस्टन चर्चिल, ये आपको याद होगा, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है ना। चलिए, विशेष तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध पर उनकी 6 वॉल्यूम सेट के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था, विंस्टन चर्चिल को। बाकी लोगों को यहाँ पर देखिएगा तो ये नोबेल के क्षेत्र में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिलों से सीमा नहीं मिलती है। 4 जिले तो हैं उसमें, लेकिन चारों अलग अलग हैं। कौन सा जगह है वो, तो फ्रेंड्स यह कौन सा है, यह पुडुचेरी है, पुडुचेरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुडुचेरी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए, पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि पुडुचेरी के क्षेत्र में दक्षिण में फैले पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानाम, ये 4 क्षेत्र शामिल हैं। पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानाम। ठीक है ना। और पुडुचेरी में पहले फ्रांसीसियों का शासन था, आपको भी याद होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ जो है ये कहाँ पर है, चलिए बताइएगा। यह लोकटक झील का एक हिस्सा है और यह मणिपुर में है, लोकटक झील भी मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। और माजुली द्वीप जो है ये असम में है, माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के.आर. कुमारस्वामी अय्यर बजाते हैं कौन सा इसमें से यंत्र, के.आर. कुमारस्वामी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो के.आर. कुमारस्वामी जो है ये बजाते हैं इसमें से वीणा, वीणा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बताइए। व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये भारतीय महिला पीटी उषा थी, पीटी उषा राइट आंसर हो जाएगा। पीटी उषा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया, कहाँ, जन्म स्थल पर, उस स्मारक का नाम क्या है, उस स्मारक का नाम क्या है। देखिए, उस स्मारक का नाम जो है, अच्छा, इनका जो जहाँ इनको जहाँ अंतिम संस्कार यहाँ की इनका किया गया वो राजघाट कहलाता है और ये कीर्ति मंदिर है, यह कीर्ति मंदिर है, ध्यान रखिएगा। कीर्ति मंदिर गांधी परिवार के पैतृक घर है, जहाँ 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है ना, ध्यान है। चलिए, कीर्ति मंदिर, आपको नया प्रश्न मिला होगा। कीर्ति मंदिर पोरबंदर गुजरात में स्थित कीर्ति मंदिर एक स्मरणीय मेमोरियल मंदिर है जिसे मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा गांधी की याद में बनवाया गया है। तो ये आपका कीर्ति मंदिर हो जाएगा। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे, पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे, चलिए सोच समझ करके आंसर बताइए। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान जो है यह सी.के. नायडू थे, सी.के. नायडू स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ थे, स्वतंत्र भारत के लाला अमरनाथ, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये वाला हमारा हो गया सी.के. नायडू और स्वतंत्रता के बाद लाला अमरनाथ। चलिए, मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था, सबसे पहले मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। और इसी ने सर्वप्रथम जो है गृह कर और पशुओं पर चराई कर भी लगाया था।
सैनिकों को नगद वेतन देने, अस्थायी सेना रखने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया था। घोड़े दागने की भी प्रथा इसी ने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे। भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर इसका शेर शाह सूरी होगा। शेर शाह सूरी, शेर खां पहले नाम था, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में है। 47 नंबर है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का ग्रांट संबंधित है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 16 अगस्त 16 यहाँ मैं लिख देता हूँ 1765, ठीक है। 16 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था और इस संधि के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट की ओर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पूर्वी प्रांत के राजस्व वसूलने का अधिकार या दीवानी अधिकार दिया गया था। दीवानी अधिकार मिल गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ध्यान, ये डेट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा जब अपना स्कोर बताइएगा तब, ठीक है ना। अगला प्रश्न करेंगे कि एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है क्या कहलाती है? एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है क्या कहलाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण जो वर्षा होती है उसको पर्वतीय वर्षा कहा जाता है, उसको पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। चलिए राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल का संबंध है, बताइए। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश के राजाओं के बीच परमाधिकार के लिए त्रिदिशीय संग्राम हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए त्रिदिशीय संग्राम हो जाएगा, याद रखिएगा। इन 50 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए और मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए। सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। शाम में आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सभी लोग सेट को जरूर लगाइए।